ना वो रीड करने जा रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। मैं आज हमेशा के लिए ये घर छोड़ के जा रही हूँ। आपने मुझे मेरे कज़न से बचाकर जो मुझ पर एहसान किया था, इसकी कीमत मुझसे आप वसूल कर चुके हैं। इसके अलावा आज तक आपने मुझे जो भी दिया, इसका एक एक रुपया मैं आपको लौटा दूँगी। मुझे ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा। अल्लाह आपको हमेशा खुश रखे। आपकी बीवी के साथ अल्लाह हाफिज़। अकीदत की लिखी हुई तहरीर इसके पैरों तले से ज़मीन निकाल कर लेती थी। इसने इतना सब कुछ सिर्फ अकीदत के लिए ही तो किया था। वो चाहता था कि ईशा वाला मसला हल हो जाए तो वो धूमधाम से अपना वलीमा करेगा। वो अपने दिल के हाथों मजबूर होकर इसको करीब तो ले आया था और अकीदत ने इसकी मोहब्बत को हवस का नाम दे दिया था। इसने कमरे की हर चीज़ तहस नहस कर दी थी। गुस्से में वो सब कुछ तोड़ता चला गया। शिफा घबराकर इसके कमरे में आई। कमरे की हालत देखकर इसकी आंखें फटी की फटी रह गई। इन सब चीज़ों के बीचों बीच वो सर हाथों में गिराए बैठा था। भाई, शिफा की आवाज़ पर वो झटके से उठा था। इसकी सुर्ख आंखें देखकर वो डर गई थी। आप ठीक तो हैं ना? और भाभी कहाँ हैं? इसने घबराते हुए पूछा। चली गई। वो छोड़कर इस घर को छोड़कर वो संजीदगी से कह के कमरे से निकल गया। पीछे वो हैरानी से सब समझने की कोशिश करने लगी। फेरोज मेंशन की फिजा ऐसी थी जैसे उदासी ने अपने पंजे काट दी हों। हर कोई उदास था। किसी को भी खाने पीने का होश न था। फरवा बेगम भी अस्पताल से घर आ चुकी थी। जब से सज्जा बेगम को अकीदत की जाने का पता चला था तो वो खुद को ही अपने बेटे का कसूरवार समझने लगी थी। अर्श ने बहुत कोशिश की थी कि अकीदत को ढूंढे, मगर हफ्ता गुजर जाने के बाद भी वो कहीं भी न मिली थी। मगर इसने अपनी तलाश जारी रखी थी। इसने अपने बंदों को इस काम पर लगा दिया था। जहाँ जहाँ इसके होने के चांसेस थे वो खुद वहाँ जाकर इसको तलाश कर रहा था। आदम मुश्किल से 2 बार घर आया था, मगर घर की उदासी देखकर वो ज़्यादा देर वहाँ ना रुका था। असलार तो इस दिन का गया लौट कर ना आया था। अम्मी आप उदास मत हो प्लीज़, जब वो आएगी तो हम इससे बात करेंगे। वो आयत को वापस ले आएंगे। शिफा फरवा बेगम के लिए चाय लेकर आई थी। फरवा बेगम को उदास देखकर इसने कहा। वो आज भी आदम का नाम नहीं लेती थी। फरवा बेगम ने मोहब्बत से इसका माथा चूमा। मेरी बच्ची, तुम्हें अल्लाह हमेशा खुश रखे। तुमने इस मुश्किल में भी हमारा बहुत ख्याल रखा है। इनकी तारीफ पर वो धीरे से मुस्कुराती थी। मन्नत कहाँ है? फरवा बेगम ने चाय का कप उठाते हुए पूछा। वो छोटी अम्मी के पास है। अच्छा, आदम घर नहीं आया आज? उन्होंने उदासी से पूछा। नहीं आए अम्मी, शायद काम ज़्यादा हो इसलिए नहीं आए। आप परेशान मत हो, इसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। इन्होंने प्यार से अपनी बहू को देखा जो इतनी कम उम्र में भी बहुत समझदार और साफ दिल थे। चाय का कप उठाते हुए दोनों बाहर आ गई। जहाँ सत्ता बेगम मन्नत के साथ बैठी हुई थी वो दोनों भी वहाँ आकर बैठ गई। जीसा कहाँ जा रही हो? फरवा बेगम ने इसे तैयार होता देखकर पूछा। अम्मी, एक दोस्त के साथ जाना है मुझे, 1 घंटे तक वापस आ जाऊंगी। बेटा, दोस्त वगैरह तो जिंदगी का हिस्सा हैं, चलती ही रहती हैं, लेकिन तुम जरा असलार की भी तो खबर लो। बच्चा कहाँ रहता है? बीवी हो तुम, इसका ख्याल होना चाहिए तुम्हें। फरवा बेगम की बात पर इसने बढ़ते कदम रोके थे। इसे खुद भी बहुत फिक्र हो रही थी। कहीं कॉल्स वो कर चुकी थी लेकिन नंबर इसका स्विच ऑफ जा रहा था। जी मैं इसलार को फ़ोन कर लूँगी, अभी मेरा जाना ज़रूरी है, प्लीज़ 1 घंटे में आ जाऊँगी। वो मासूमियत से कहकर निकल गई। बेटा थोड़ा सा तो खा लो, अम्मा जान ने इसकी प्लेट में चावल डालकर कहा। आयत ने खामोशी से धोने वाली जहर मार की और प्लेट पीछे कर दी। अस्सलाम वालेकुम। बिलाशा की गंभीर आवाज़ पर दोनों डाइनिंग हॉल के दरवाजे की तरफ देखने लगे। बिलाश को देखकर आयत ने अपनी नज़रों का जाविया बदल लिया। बिलाश को इसकी हरकत बहुत चुभी थी। वो आ गया और झुककर अम्मा जान के माथे पर बोसा दिया। आयत के साथ वाली कुर्सी खींचकर बैठ गया। इसके बैठते ही आयत उठकर कमरे से चली गई। अम्मा जान और बिलाश दोनों ने इसको नज़रों से ओझल होने तक देखा था। बिलाश पूरे हफ्ते बाद आया था। इस दिन इसे किसी ज़रूरी काम से जाना पड़ा था। बेटा तुमने इससे ज़बरदस्ती करके अच्छा नहीं किया, अम्मा जान ने इसे खाना देते हुए संजीदगी से कहा। ऐसा आपसे आयत ने कहा है? इसने नवाला मुंह में डालते हुए सुकून से पूछा था। नहीं, वो बच्ची तो कुछ बोलती ही नहीं, हर वक्त खामोश और उदास रहती है। जब मैंने इससे पहली बार देखा था तो कितनी हंसमुख लगी थी वो मुझे खिलखिलाती हुई। और बिला वजह मुझ पर शक कर रही हैं? अम्मा जान, मैं तुम्हारे बाप की भी माँ हूँ, तुम्हारे रग रग से वाकिफ़ हूँ। तुमने ज़रूर इसे हासिल करने के लिए कोई गलत रास्ता अपनाया होगा, वरना इनकार तो वो पहले ही कर चुके थे, अम्मा जान ने सख्ती से कहा। जिस पर बजाय शर्मिंदा होने के बिलाज ने हंसते हुए एक आंख विंकी। अम्मा जान को इसकी ढिठाई पर जी भर के गुस्सा आया था। जैसे आज तक तुम अपनी बहन का गम नहीं भूले, ये भी किसी की बहन है। तुम कैसे इसके साथ ऐसा कर सकते हो? अम्मा जान ने गुस्से से कहा। इसके चेहरे की मुस्कुराहट इन्हें गुस्सा दिला गई थी। बहन के नाम पर इसका चेहरा इंतहाई लाल हो गया था। गर्दन और माथे की रगें जब्त करने के चक्कर में उभर आई थी। क्या कुछ ना याद आया था इसको? इसे वो
गुस्से से उठा और उठकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। अम्मा जान ने अफसोस से इसे देखा और खुद भी वहां से उठकर चली गई। वो कमरे में दाखिल हुआ तो वो सोफे पर बैठी कैरी सोच में थी। आंसू आंखों से निकलकर गालों पर बहने लगे थे। वो पहले ही गुस्से में था। तेज कदम उठाता इस तक पहुंचा, बाजू से खींचकर इसे खड़ा किया और सख्ती से इसके बालों को जकड़ा। किस बात का शौक मना रही हो, वो इसके मुंह पर फनकारा था। आयत ने दर्द से आंखें मींच ली मगर एक लफ्ज नहीं बोला। वो गुस्से में इसके होंठों पर झुका और अपना सारा गुस्सा इन होंठों पर उतारने लगा। आयत ने कोई मजामत नहीं की। जब इसे लगा वो सांस नहीं ले पाएगी, इसने खुद को ढीला छोड़ दिया। ब्लाज ने इसके वजूद को दूर झटका तो वो लहराकर सोफे पर गिरी। ब्लाज ने झुककर इसका चेहरा जकड़ा। गूंगी हो, बोल क्यों नहीं रही? या जुबान बेचकर आई हो? सलारी इस पर झुका फनकार रहा था मगर मजाल है कि वो लड़की अपनी जुबान खोल ले। बुखार में इसका जिस्म तप रहा था। वो लड़की बेहिस बनी हुई थी। ब्लाज गुस्से से उठा और जो चीज़ इसके हाथ में आती कि वो उठा उठा कर फेंकने लगा। अम्मा जान कमरे के शोर से परेशान होकर इसके कमरे की तरफ आई थी। सोफे पर सुकड़ी सिमटी बैठी कांप रही थी जबकि ब्लाज गुस्से में अम्मा जान को देखकर इनके पास आया। इसे कहीं अगर मेरे सामने अगर इसने जुबान बंद रखी तो जुबान काट कर फेंक दूंगा, क्योंकि इसे इस्तेमाल करने की जहमत अगर नहीं करनी तो ये किस काम की। वो पाँव से हर चीज़ को ठोकर मारते बाहर निकल गया। अम्मा जान इसके पास आती इसे सीने से लगा गई। इनके सीने से लगी वो बिलक बिलक कर रोई। अम्मा जान ने इसे संभालना मुश्किल हो गया। कुछ ज़हनी अज़ियत और कुछ कमज़ोरी की वजह से वो बेहोश हो गई थी। अम्मा जान की आवाज़ पर फरजात भागते हुए कमरे में आया। आयत को बेहोश देखकर इसने पहले डॉक्टर को कॉल मिलाई, फिर बिलाज को। वो जो घर से थोड़ी दूरी पर था फरजात की कॉल पर भागते हुए आया। चेहरे पर परेशानी वाज़ह थी। वो इस पर गुस्सा नहीं करना चाहता था, बस अम्मा जान का आईना दिखाना वो बर्दाश्त न कर पाया था और इस पर गुस्सा निकाल गया। इसने आयत को बाजू में उठाया और बेड पर लिटा दिया। डॉक्टर भी आ चुकी थी। बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुकी हैं। कमज़ोरी भी बहुत ज़्यादा है। इनकी डाइट का ख्याल रखें आप। मैंने ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर तक होश में आ जाएंगी और ये मेडिसिन इनको टाइम पे खिलाइएगा। ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेस की वजह से बेहोश हो चुकी हैं। कुछ कमज़ोरी भी है, आप इनकी डाइट का ख्याल रखें। मैंने ड्रिप लगा दी है, थोड़ी देर में होश आ जाएगा और ये कुछ मेडिसिन है, इनको टाइम पे खिलाइएगा। डॉक्टर नरमी से ब्लाज को पर्ची थमा कर निकल गई। फरजाद इनको बाहर तक छोड़ने गया था। अम्मा जान नाराज़गी से वहाँ से निकल कर जाने लगी। प्लीज़ अम्मा जान, आप तो नाराज़ मत हों प्लीज़। इसने अम्मा जान का हाथ पकड़कर कहा, मैंने तुम्हारी ऐसी परवरिश नहीं की थी कि तुम एक सिनफे नाजुक के साथ इस तरह पेश आओ। ज़बरदस्ती भी तुम करो और नाराज़गी भी हम बर्दाश्त करें। मुझे तो ये समझ नहीं आ रहा, आखिर कौन सा बदला लेने के लिए तुमने इससे शादी की है? अम्मा जान बोलने पर आई तो बोलती चली गई। ब्लाज ने शर्मिंदगी से सर झुका दिया। मैं आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगा अम्मा जान। इसने अम्मा जान का हाथ थाम कर लबों से लगा लिया। अम्मा जान खुशी से कमरे से निकल गई, खामोशी से सॉरी। वो अफसोस से इसके पास आया और इसके चेहरे पर नजर जमाए बैठ गया। पहले वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर थी, आंखों के गिर्द हल्के, चेहरे पर इसकी उंगलियों के निशान। इसे खुद की इस हरकत पर अफसोस हो रहा था। इसे यहाँ आए पूरा हफ्ता हो गया था। कुछ दिनों से इसकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी, जिसकी वजह से डॉक्टर को दिखाने पर जो इसे खबर मिली थी इसने अकीदत को पूरी तरह से हिला कर रख दिया था। इसे समझ नहीं आ रहा था इसे खुश होना चाहिए या नहीं। एक अलग सा एहसास था जिसे वो कोई नाम न दे पा रही थी। शायद माँ बनने का एहसास होता ही ऐसा है। वो रोते रोते अपने पेट पर हाथ रख कर मुस्कुराती, बेटा ऐसे मौक़ों पर रोते नहीं है, अल्लाह का शुक्र अदा करो कि तुम्हें ये मर्तबा अता हो रहा है। रशीदा खाला जिसके घर में वो रह रही थी मुस्कुरा कर बोली, अबू के जाने के बाद मुझे लगता है मेरा इस दुनिया में कोई नहीं रहा, बिल्कुल अकेली हूँ। लेकिन अल्लाह ने मुझे मायूस नहीं होने दिया। खाला इसने मुझे वो दिया है जो सिर्फ मेरा है, जिस पर सिर्फ मेरा हक है, जिसको मुझसे कोई नहीं छीन सकता। वो नम आंखों से मुस्कुरा कर बोली थी, बिल्कुल तुम्हारे बच्चे पर सिर्फ तुम्हारा हक होगा। अब अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखो, उदास मत रहा करो, बच्चे की सेहत पर बुरा असर पड़ेगा। खाला ने मुस्कुराते हुए कहा तो इसने इस बात में सर हिलाया। इसे आज भी याद था वो दिन जब वो घर छोड़कर आई थी। वो बटे हुए इंसान के साथ रहना नहीं चाहती थी। वो तो अर्श को किसी के साथ भी बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और वो खुद को अर्श के म्यार के मुताबिक भी ना समझती थी। इसीलिए इसे बेहतर यही लगा था कि वो खामोशी से घर छोड़कर आ जाए। इसे नहीं पता था वो कहाँ जाएगी, किसका दर खटकाएगी। वो सब अल्लाह पर छोड़ के घर से तो निकल आई थी मगर इसे निकलते हुए घर में किसी ने देख लिया था। फिर इस इंसान ने इसे रशीदा खाला के पास छोड़ा था जो अपने बूढ़े शोर के साथ रहती थी। इस शख्स ने इससे वादा लिया था कि कुछ भी हो जाए इसकी वजह से अर्श को कभी भी इसके ठिकाने का पता नहीं चलेगा। इस वादे पर यकीन करके वो रशीदा खाला के साथ रह रही थी। जब इसे डॉक्टर ने माँ बनने का बताया इसे अर्श शिद्दत से याद आया। वो भी घर पहुंची ही थी जब कमरे में दाखिल हुई तो कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था मगर इसे सलाह के क्लोन की खुशबू कमरे में महसूस हुई। इसका दिल बहुत जोर से धड़का था। जिसा ने धड़कते दिल के साथ हाथ बढ़ाकर लाइट ऑन की तो कमरा रोशन हो गया। स्लैब बेड पर जूतो स्मिथ बैठा हुआ था।
लेटा हुआ था। कमरे में रोशनी फैलने पर सलार ने बाजू हटाकर सामने खड़ी जीजा को देखा, जो फिर से दोबारा अपनी आंखों पर बाजू रख लिया। इसकी हरकत पर जीजा का दिल कट के रह गया था। ग्रे मलगजे से शर्ट में ब्लू जीन्स पहने, बिखरे बाल और बड़ी हुई दाढ़ी के साथ वो कोई और ही सलार लग रहा था। वो छोटे छोटे कदम उठाती इस तक गई। सलार, इसने धीरे से पुकारा। सलार ने कोई जवाब न दिया। इसने सलार के बाजू पर हाथ रखा तो ऐसा लगा जैसे जलते हुए कोयले पर हाथ रख दिया हो। वो तड़प कर इसके पास बैठी और इसका बाजू आंखों से हटाया। आंखों में सुर्खी देखने लायक थी। आपको बहुत तेज बुखार है, उठे, हम हॉस्पिटल चलते हैं। इसने हाथ पकड़कर सलार को उठाने की कोशिश की, मगर वो टस से मस न हुआ। उठे आप। इसने दोबारा खींचा तो इसने जिसर का हाथ झटका। वो हैरानी से सलार की तरफ देख रही थी, जो सिर्फ आंखों से इसी को देख रहा था। दूर रहो मुझसे, तुम इस वक्त एक रेपिस्ट के साथ हो, हमदर्दी कर रही हो, सलार ने संजीदगी से कहा और उठकर वहां से जाने लगा। आप किस तरह की बातें कर रहे हैं? मैं तो बस, इसने कुछ कहना चाहा, मगर सलार ने हाथ उठाकर रोक दिया। मुझे कुछ नहीं सुनना, वो कहकर कमरे से निकल गया। पीछे वो परेशानी से वहां बैठती चली गई। वो होश में आ चुकी थी। अम्मा जान ने हानिया को इसका ख्याल रखने के लिए कमरे में भेजा था। वो हानिया का सहारा लेकर बेड से टेक लगाकर बैठ गई। भाभी ये खा ले, वरना भाई बहुत गुस्सा करेंगे। इसने सूप का बाउल उसकी तरफ बढ़ाते हुए कहा। इतनी खामोशी से बाउल थाम लिया क्योंकि इसे खुद भी बहुत ज्यादा भूख लग रही थी। वो धीरे धीरे से सूप पीने लगी, तब तक हानिया ने उठकर कमरा समेट लिया। हानिया बिलास शाह के ड्राइवर की बेटी थी, जो सर्वेंट क्वार्टर में अपने वालिदैन के साथ रहती थी। और फरजाद पिछले 10 साल से बिलाज के साथ था और इसका हमराज दोस्त सब कुछ था। वो भी शाह हाउस में इनके साथ ही रहता था। हानिया के वालिद के इंतकाल पर अम्मा जान और बिलाज ने इन दोनों की रस्मंदी पूछकर हानिया और फरजाद का निकाह करवा दिया था और दोनों शाह हाउस में ही रहते थे। भाभी आप आराम करें, किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मुझे बता दीजिएगा, मैं बाहर ही हूँ। हानिया ये कहकर नीचे चली गई। इसके जाने के बाद आयत तकिए पर सर टिकाया, आंखें बंद करके लेट गई। अचानक इसे अपने माथे पर किसी के होंठों का लम्स महसूस हुआ, मगर इसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो इस शख्स को देखना नहीं चाहती थी। थोड़ी देर बाद इसे अपने सर पर हल्का हल्का इसके हाथों का लम्स महसूस हुआ। वो आहिस्ता आहिस्ता इसका सर दबा रहा था। वो अपने चेहरे पर इसकी नज़रों की तपिश महसूस कर रही थी। इसे वहशत सी होने लगी थी। इसे उलझन हो रही थी। बिलाशा की नज़रों से इसका बस चलता तो इसे उठाकर कमरे से बाहर फेंक देती, मगर इतनी हिम्मत वो खुद में मकबूत पाती थी और ना ही बिलाज से कोई कलाम करना चाहती थी। आहिस्ता आहिस्ता इस पर नींद की तारी होने लगी और वो नींद की वादियों में उतर गई। इसका बुखार काफी हद तक उतर चुका था। बिलाज ने जब इसके माथे के बल्लों को ढीला देखा तो इस पर कंफर्टर अच्छे से डालकर उठ गया और बैल्कनी में रखी चेयर पर सिगरेट जलाकर बैठ गया। आदम खानज़ादा घर में दाखिल हुआ तो घर में खामोशी थी। सब कहाँ हैं? आदम ने सफाई करती मुलाजमा से पूछा। साहब, मन्नत बीबी छोटी बेगम साहिबा के कमरे में सो रही हैं और शिफा बीबी बेगम साहिबा के कमरे में है, वो बताकर दोबारा से काम करने लगी। आदम फरवा बेगम के कमरे में दाखिल हुआ। वो कमरे में गया तो शिफा फरवा बेगम का सर दबा रही थी। आदम को अंदर आता देखकर इसका दिल जोर से धड़का था। पूरे 4 दिन बाद वो इसको देख रही थी। बिना पलक झपकाए वो इसको देखने लगी। आदम के चेहरे पर इसे देखकर मुस्कुराहट बिखर गई। वो इसके पास आकर बैठ गया। फरवा बेगम आंखें मूंदे लेटी हुई थी। इसने झुककर इनका माथा छुआ। शिफा ने घबराकर अपना हाथ दूर किया। इसके हाथों का लम्स महसूस करके शिफा को करंट सा लगा था। अम्मी की तबीयत ठीक है? इसने शिफा की नज़रों में रख कर पूछा, जो इसको देखने पर ही लाल हो रही थी। जी ठीक है अम्मी, बस सर में दर्द था तो मैं सर दबा रही हूँ, इसने धीरे से जवाब दिया। शायद सो गई हैं अम्मी, कमरे में आए आप, वो कहकर उठकर निकल गया। पीछे वो झिझकते हुए उठी और अम्मी के सोने का यकीन करके इन पर कंफर्टर अच्छे से डालकर बाहर निकल गई। वो कमरे में दाखिल हुई तो वो शर्टलेस वार्डरोब से अपना सूट निकाल रहा था। इसके कसरते जिसामत देखकर शिफा के कदम थमे। इसने फौरन अपनी नज़रों का जाविया बदला और जहाँ वहाँ देखने लगी। चेहरा एकदम लाल हो गया था। मेरा सूट निकाल दें, आदम इसे दरवाजे पर जमे देखकर कहा और खुद बिस्तर में फैलकर लेट गया। टांगे लटकी हुई थी। वो जल्दी से वार्डरोब की तरफ बढ़ी और एक सूट निकालकर बिना इसकी तरफ देखे इसकी तरफ बढ़ा दिया। आदम ने इसको देखा, जो एक हाथ इसकी तरफ किए वार्डरोब की तरफ मुँह किए खड़ी थी। येलो कलर के लॉन के सूट में वो बहुत प्यारी लग रही थी। आदम ने सूट पकड़ने के बजाय इसका हाथ पकड़कर खींचा और खुद पर गिरा लिया। शिफा इसे अचानक इफ्तात पर घबरा गई। इसके होंठ बेध्यानी में आदम के सीने पर लगे। इसने सख्ती से अपनी आंखें ओलप खींच ली है। आदम ने इसके बालों में हाथ फंसाकर इसको खुद पर गिराया और इसके होंठों को अपनी गिरफ्त में लेकर इसकी सांसें खुद में उड़ेलने लगा। इसके लम्स में इतनी सख्ती थी कि इसने आदम के सीने पर मुक्के बरसाए। शिफा को अपने मुंह में खून का जायका महसूस हुआ तो आंखों से आंसू बहने लगे। आदम ने इसे रोते देखकर इसके होंठों को आज़ादी बख्शी। शिफा ने शिकायती नज़रों से इसकी तरफ देखा, मगर इसके खुमार आलूद नज़रों को देखकर जल्दी से नज़रें झुका ली। आदम ने इसके होंठ को अपने अंगूठे से मसला और वहीं अंगूठा शिफा को
देखते हुए अपने होंठों से लगा लिया। शिफा को इसकी बेबाकी पर टूटकर शर्म आई थी। इसके लरजते वजूद को देखकर आदम ने इसे आज़ादी बख्शी और मुस्कुराते हुए अपना सूट उठाकर वॉशरूम में जाने लगा। सलार और अर्श को कमरे में भेजिएगा। इसे भागते देखकर आदम ने इसको पीछे से आवाज़ लगाई। थोड़ी देर बाद वो दोनों कमरे में दाखिल हुए। इसे संजीदगी से इनका बिखरा हाल देखा। वो दोनों कमरे में रखे सोफे पर बैठ के आपने बुलाया भाई, अर्श ने पहल की। हाँ, तुम्हारी तलाश कहाँ तक पहुंची है? इसने बराह रास्त अर्श से पूछा। अभी तक कोई सुराग नहीं मिला, इसने संजीदगी से जवाब दिया। तो तुम चाहो तो पुलिस की मदद ले सकते हो, जैसे चाहो मदद करने के लिए तैयार हूँ, इसने अर्श की हालत देखकर कहा। इस घर में 3 मर्दों के होने के बावजूद भी अजीब सा खालीपन हो गया था। हर कोई अपनी मर्जी से आता था। नहीं भाई, मैं तलाश कर लूँगा, मैं इस काम में किसी को भी इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। सलार ने एक नज़र इसे देखा जो खुद से बेनियाज लग रहा था। ठीक है, जैसा तुम्हें बेहतर लगे। तुम बता सकते हो पिछले पूरे हफ्ते तुम कहाँ थे? अब के इसकी तोपों का रुख सलार खानज़ादा की तरफ था, जो बड़ी हुई दाढ़ी और बालों के साथ अजीब ही मखलूक लग रहा था। मैं इस्लामाबाद क्या था, वहाँ काम था मुझे, इसने रूखा सा जवाब दिया। तुम जानते हो प्लाज शाह कौन है? इसके पूछने पर अर्श और सलार दोनों ने इसकी तरफ हैरानगी से देखा था। नहीं, ना ही मैं जानना चाहता हूँ, सलार ने नागवारी से जवाब दिया। फातिमा शाह का भाई है वो। आदम खानज़ादा की बात पर इसके सर पर कोई पहाड़ आन गिरा था। वो दोनों ये हैरान नजरों से इसको देखने लगे थे। क्या कुछ याद ना आया था इसके नाम पर इसको? नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, सलार ने धीरे से कहा, जबकि इसका दिल बहुत जोरों से धड़क रहा था। क्यों नहीं हो सकता? तुम्हें याद है ना, हम दोनों को भी इसका चेहरा जाना पहचाना सा लगा था जब वो रिश्ता लेकर आया था। अब याद आ रहा है मुझे, वो फातिमा से मिल रहा था। अर्श की बात पर आदम ने इन दोनों की तरफ नासमझी से देखा था। ये कब हुआ? तुम लोगों ने मुझे बताने की जहमत ही नहीं की। आदम गुस्से से खड़ा हो गया। भाई, आपको गोली लगी थी इन दिनों, और सलार ने इनको मना कर दिया था क्योंकि इनको ब्लाश अच्छा नहीं लगा था, और वो बात वहीं ख़त्म हो गई थी। अर्श ने सफाई देनी चाहिए। अगर मुझे पहले पता होता तो कम से कम ये सब ना हुआ होता। आदम सर हाथों में गिराए बैठ गया। न जाने इसने आज से शादी किस नीयत से की होगी। वो ये कहने वाला अर्श था। माजी यार, बस कुछ वक्त की बात है, तुम मेरी खातिर इतना तो कर ही सकती हो ना, सलार ने मिनट भरे लहजे में कहा। इस वक्त वो दोनों यूनिवर्सिटी की कैंटीन में बैठे हुए थे। अर्श आज छुट्टी पर था, इसके लिए वो दोनों अकेले बैठे थे। तुम मुझे इमोशनल ब्लैकमेल मत किया करो, समझे? और अगर मेरे घर में किसी को पता चल गया ना तो मेरी खैर नहीं। फातिमा ने इसको घूर कर देखा। किसी को पता नहीं चलेगा, बस तुम्हें बड़ी अम्मी और छोटी अम्मी से मिलवाऊंगा और इनसे कह देंगे कि हम शादी कुछ साल बाद करेंगे, इसलिए अभी फैमिली को मिलने की ज़रूरत नहीं। तब तक जीजा खुद ही सेट हो जाएगी। इसकी कहीं और शादी होने के बाद हम ये ड्रामा ख़त्म कर देंगे, सलार ने संजीदगी से कहा। तुम जीजा से शादी क्यों नहीं करना चाहते? कज़न है तुम्हारी और तुमसे क्लोज भी बहुत ज़्यादा है, और सबसे बड़ी बात कि खूबसूरत है। फातिमा ने इसे गहरी नज़रों से देखकर पूछा। यही तो मसला है कि मैंने इसे हमेशा छोटी बहन समझा है। पता नहीं इसके दिमाग में ऐसी फजूल सोच आई कैसे? इसके बारे में ऐसा मैं सोच भी नहीं सकता, सलार ने जल्दी आंखों से जवाब दिया था। फातिमा इसकी दोस्त थी जिससे वो अपनी हर बात शेयर किया करता था, तो वो अर्श से भी कर सकता था, मगर जीजा वाला मसला इसने अर्श से छुपाया था। और जीजा को खुद से दूर करने के लिए भी इसे फातिमा की मदद लेना बेहतर लगा था। इस बात से अनजान जिससे वो मदद ले रहा है वो खुद इसकी मोहब्बत में पोर डूब चुकी है। ठीक है, मैं तैयार हूँ, लेकिन बदले में तुम्हें भी मेरे लिए वक्त आने पर कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, इसने सलार से मुस्कुराकर कहा, जिस पर इसने सीने पर हाथ रखकर सर को खम दिया था। किसी ने नफरत से इन दोनों को दूर से देखा था। फातिमा शाह अपने वालिदैन और दादी के साथ रहती थी। इसका एक जुड़वा भाई बिलाल शाह था जो अमेरिका में एक यूनिवर्सिटी में ज़ेरे तालीम था। फातिमा के वालिद शहजाद शाह का अपना बिजनेस था। वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार रहे थे। एक दिन सज्जा बेगम और फरवा बेगम फातिमा से मिली थी, लेकिन सलार इन्हें फातिमा के घर ले जाने के बजाय रेस्टोरेंट में लेके आया था। दोनों को ही फातिमा अच्छी लगी थी। इन्होंने सब कुछ बच्चों की मर्जी पर छोड़ दिया था, लेकिन किसी की हसद भरी नज़र मुसलसल इन दोनों पर टिकी हुई थी। आज इनकी यूनिवर्सिटी में पार्टी थी। फातिमा ब्लू कलर के लॉन्ग शर्ट के साथ ब्लैक कैपरी पहने तैयार होकर आई थी। कहाँ जा रहे हो तुम? आज तुम्हारा पार्टनर नहीं आया? अरमान न्याज़ी जो इसे यूनिवर्सिटी में पढ़ता था लेकिन इसके डिपार्टमेंट से अलग था, मगर वो फातिमा शाह को बहुत पसंद करता था और फातिमा इससे बेइंतहा चिढ़ खाती थी। इसकी फिक्र करने की तुम्हें ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो हो या ना हो तुम्हारी दाल नहीं गलने वाली, इसलिए दूर रहो मुझसे। फातिमा ने इसे नागवारी से जवाब दिया और आगे बढ़ने लगी। अरमान ने इसे रोकने के लिए इसका बाजू पकड़ा ही था कि फातिमा ने इसे घूर करे
घूमकर एक जोरदार थप्पड़ इसके मुंह पर मारा था। आइंदा हाथ लगाने की गलती मत करना। वो उंगली उठाकर इसे वार्न करती वहां से आगे बढ़ गई। अरमान न्याजी जो अपने आवारा दोस्तों के साथ खड़ा था, इसके मुंह पर पड़ने वाले थप्पड़ पर बल खाकर रह गया। इसके दोस्त कहकर लगाकर हंसते थे जिसने आग पर तेल का काम किया था। उड़ा लो जितना उड़ाना है उड़ा लो, तो तुम्हें आना तो तुम्हें मेरे ही पास होगा। उड़ लो जितना उड़ना है उड़ लो, आना तो तुम्हें मेरे पास ही होगा। वो दिल में इससे मुखातिब हुआ था। वक्त इसी तरह गुजरने लगा। सभी अपनी अपनी जिंदगियों में मगन थे। ब्लाचे वो बहुत अच्छा है, तुम इससे मिलोगे तो तुम्हें भी वो पसंद आएगा। वो ब्लाच को फ़ोन पर सलार के बारे में बताने लगी थी। वो तो ठीक है, लेकिन ख्याल रखना वो तुम्हारा दिल ना तोड़ दे। सलार के लहजे में अपनी बहन के लिए फिक्रमंदी थी। तुम बस दुआ करो अल्लाह ताला इसके दिल में मेरे लिए मोहब्बत डाल दे, देखना सब अच्छा हो जाएगा। इंशाल्लाह ऐसे ही होगा। तुम बताओ कब आओगे? मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। फातिमा ने मोहब्बत से पूछा। बस 2 महीने बाद हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाऊँगा। जो जो चाहिए बता देना, फिर इन टाइम पर मैं तुम्हारे लिए शॉपिंग करता नहीं फिरूंगा। इसने मुंह बनाकर कहा तो फातिमा खिलखिलाकर हंस दी। वो जब भी छुट्टियों पर आता सिर्फ इसकी वजह से लास्ट डे भी इसको शॉपिंग के लिए मॉल में रुकना पड़ता था। ठीक है भेज दूंगी। इसके बाद कुछ ज़रूरी बातों के बाद वो फ़ोन बंद करके लेट गई। अभी इसे सोए कुछ ही घंटे हुए होंगे कि इसका मोबाइल बजने लगा, जिसकी वजह से इसकी आंख खुल गई। इसने हाथ बढ़ाकर मोबाइल उठाया तो सलार की कॉल थी। घड़ी पर नज़र डाली तो रात के 11 बज रहे थे और इससे जल्दी सोने की आदत थी। वो कॉल पिक करते कान पर लगा गई, मगर फ़ौरन ही कॉल डिस्कनेक्ट हो गई। अभी वो रिटर्न कॉल मिलाने ही वाली थी कि सलार का मैसेज जगमगाने लगा। मैं मिलना चाहता हूँ, तुमसे भी आ सकती हो? खैरियत है? इसने मैसेज लिख कर भेजा। हाँ खैरियत है, बस एक फैमिली गेट टुगेदर है, मैं तुम्हें सबसे मिलवाना चाहता हूँ और तुम्हें सब कुछ कहना भी चाहता हूँ। साथ में एक हार्ट वाला इमोजी भी था। सलार के मैसेज पर इसका दिल जोर से धड़का था। कहाँ आना है? इसने पूछा। जवाब में एक एड्रेस इसको मिला था जो तकरीबन 15 मिनट की दूरी पर था। वो धड़कते दिल के साथ उठी और दिमाग ने इसको मना किया, मगर वो दिल के हाथों मजबूर होकर तैयार हो गई। और इसे यकीन था सलार पर खुद से भी ज़्यादा, क्योंकि सालों से इनकी दोस्ती थी। इससे नज़रों में कभी किसी लड़की के लिए कोई गंदगी नहीं दिखी थी। वो पहले भी इसे बहुत बार इसके साथ अकेले आना जाना कर चुकी थी, इसलिए इसे सलार से किसी किस्म का कोई डर महसूस ना हुआ था। और वैसे भी वहाँ इतने लोग होंगे तो इसका जाना कोई बुरी बात नहीं थी। मिस्टर एंड मिसेस शहजाद एक रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे। घर में मुलाजमों के अलावा सिर्फ अम्मा जान ही थी जो गहरी नींद सो रही थी। वो एक मुलाजमा को इनका ख्याल रखने का कह के अपनी गाड़ी में घर से निकल गई। वो एक फार्म हाउस का एड्रेस था। 15 मिनट में वो वहाँ पहुँच गई। इसे देखते ही चौकीदार ने गेट खोल दिया। बाहर बिल्कुल खामोशी थी, लेकिन अंदर रोशनी नजर आ रही थी। इसने सलार को कॉल करने के लिए मोबाइल निकाला और इसे फ़ोन करने लगी, मगर कॉल पिक नहीं हुई थी। मोबाइल की आवाज़ इससे अंदर से ही आने लगी। वो धीरे धीरे कदम उठाती अंदर बढ़ के। जैसे इसने लाउंज में कदम रखा, कोई सोफे पर बैठा हुआ था, मगर इसकी पीठ इस तरफ थी। पूरे लाउंज को बहुत खूबसूरती से सजाया गया था। मोबाइल बजने की आवाज़ भी वहीं से आ रही थी। इसकी आंखें चमकी थी। इस वक्त इसका दिल एक पल को खुश फहम हुआ था, मगर आस पास किसी को न देखकर घबराहट होने लगी। सलार ने इसे झूठ क्यों बोला, ये बात इसे समझ न आ रही थी। यही बात पूछने के लिए वो इसके सामने जा खड़ी हुई, मगर सामने बैठे शख्स को देखकर इसके पैरों तले से ज़मीन निकल गई। इसके ऊपर की सांस ऊपर और नीचे की सांस नीचे रह गई। अरमान न्याजी हाथ में सलार का फ़ोन उठाए मुस्कुराते हुए इसे ही देख रहा था। आंखों से खबासत टपक रही थी। इसके हाथों में मौजूद सलार का फ़ोन इसे बहुत कुछ समझा गया था। इसने सेकंड की भी देरी किए बगैर बाहर के लिए दौड़ लगा दी, मगर जैसे ही वो मेन गेट तक पहुंची, दरवाज़ा बाहर से बंद था। वो दरवाज़ा जोर जोर से पीटने लगी। इर्द गिर्द सन्नाटा था। काश वो ना आई होती। वो एक बार फ़ोन करके सलार की आवाज़ सुन लेती। खौफ से इसका पूरा वजूद कांप रहा था। इसके कदमों की आवाज़ बहुत करीब से आने लगी थी। वो डरने वाली लड़की नहीं थी, मगर जिस तरह के हालात थे वो जानती थी अगर वो इसे के हाथों लग गई तो खुद को बचा नहीं पाएगी। वो भागने के लिए जैसे ही मुड़ी, अरमान न्याजी ने इसे बालों से पकड़ लिया था और खींचते हुए इसे अंदर ले जाने लगा। फातिमा ने खुद को छुड़वाने की बहुत कोशिश की, मगर इसकी वहशियाना गिरफ्त से खुद को छुड़वाने में नाकाम रही। इसने नोट किया कि अब इसके हाथों में ग्लव्स पहन रखे थे। इसका दिल बहुत तेज़ी से धड़क रहा था। छोड़ो मुझे, मेरा बाप तुम्हें जान से मार देगा। फातिमा गुस्से से चीखी थी, मगर वो इसकी आवाज़ पर कान धरे बगैर इसे खींचते हुए अंदर ले आया। फातिमा की आंखों से आंसू निकलकर गालों पर बहने लगे थे। क्या बात है, आज तुम सलार के साथ अपनी रात रंगीन करने नहीं आई थी? मगर अफसोस, तुम्हारी ये ख्वाहिश मैं पूरी करूंगा। अरमान खबासत से कहकर इस पर झुकने लगा, मगर फातिमा ने इसे धक्का दिया और वहां से भागने लगी। अरमान ने इसका पाँव पकड़कर खींचा और वह ज़मीन पर पटका।
इसे अपनी कमर में दर्द की एक शदीद लहर उठती महसूस हुई। क्यों कर रहे हो तुम सलार, तुम्हें नहीं छोड़ेगा। वो दर्द को बर्दाश्त करते रोते हुए कहने लगी। सलार के नाम पर वो जहाना अंदाज लिए इसकी तरफ बढ़ा और अपने भारी हाथ का थप्पड़ इसके सर पर दे मारा। फातिमा को लगा इसका पूरा चेहरा ज़ाया हो गया है। वो कभी हंस बोल नहीं पाएगी। वो इस वक्त अपने माँ बाप, दादी, विसलार सबको एक बार याद कर चुकी थी। इसे लगा था वो इसका आखिरी लम्हा है। अरमान न्याज़ी बिना किसी चीज़ का लिहाज किए इस पर झुका और इसकी शर्ट सीने से थाम कर फाड़ दी। इससे अपने हाथों से खुद को ढांपने की कोशिश की। दुपट्टा इसका बहुत पहले ही गिर चुका था। वो लड़खड़ाते हुए उठने की कोशिश करने लगी, मगर अरमान न्याज़ी ने इसको कंधों से हाथ रखकर पीछे की तरफ धकेला और दोबारा गिर गई। तुम्हें खुदा का वास्ता है, मुझे छोड़ दो अरमान, मुझे बेआबरू मत करो। वो इसके पैरों में हाथ रखकर मिन्नतें करने लगी थी। इसने अपने भारी बूट से लात इसके मुंह पर दे मारी और इसका सर जाकर फर्श पर लगा था। इसके नाक और मुंह से खून बहने लगा था। इसका हाथ बेसाख्ता मुंह पर गया। इसका आधे बढ़ना वजूद देखकर इसकी आंखें चमकी थी। वो हमेशा इसके सामने कर चलने वाली लड़की आज इससे रहम की भीख मांग रही थी, मगर आज हाकमियत इसकी थी और वो इस पर रहम का कोई इरादा नहीं रखता था। वो अपनी शर्ट उतारकर लाउंज के एक सोफे पर फेंकता इस पर झुक गया था। वो अपनी दरिंदगी इसके वजूद पर दिखाने लगा। वो जितना खुद को बचाने की कोशिश करती वो इतना ही सख्ती से पेश आता। वो जितना चीख सकती थी, वो रो सकती थी, सब कुछ किया। वो एक साफ दिल की हंसमुख सी लड़की थी जिसे इस दरिंदे ने अपनी नफरत और हवस का निशाना बनाया था। वो ये वहशियाना सुन बर्दाश्त न कर पाए और होशो हवास से बेगाना हो गई। मगर वो जालिम अपनी सारी कसर निकाल कर इससे दूर हुआ और सोफे का एक कुशन उठाकर इसके मुंह पर रख कर दबाने लगा। और इससे जब इसकी जान निकल गई तो वो कुशन उठाकर दूर फेंक चुका था और मोबाइल उठाकर एक लोकेशन के साथ मैसेज किया। वहां बैठकर इंतजार करने लगा। नजरें इसकी फातिमा के वजूद पर थी। अर्श जो मूवी देख रहा था, सलार के नंबर से मैसेज देखकर हैरान हुआ। प्लीज़ मुझे बचा लो, मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मुझसे गलती हो गई है बहुत बड़ी। साथ में फातिमा के जख्मी वजूद की पिक्चर भी थी, जिसे देखकर अर्श के सर पर आसमान गिरा था। वो भागते हुए हैरान परेशान सा था और सलार के कमरे की तरफ बढ़ा। इसे कुछ समझ नहीं आ रही थी। सलार अपने बिस्तर पर गहरी नींद में था। इसने झंझोड़कर इसको उठाया। तुम्हारा फ़ोन कहाँ है? वो दुआ कर रहा था। जो इसने देखा है वो झूठ हो, पता नहीं जैकेट में रखा होगा। वो कहकर दोबारा लेटने लगा, मगर अर्श के लफ्ज़ों ने इसकी नींद भग से उड़ा दी थी। फातिमा के साथ कुछ हो गया है, ये तुम्हारे फ़ोन से मैसेज आया है, हमें चलना होगा। अर्श की बात पर वो साकित नज़रों से इसको देखने लगे थे। सलार उठो, तुम समझ नहीं रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। अर्श ने इसे खींचकर उठाया तो वो होश में आते हुए भागा था। अर्श ड्राइविंग के साथ साथ आदम को कॉल करने लगा, जिसका नंबर बंद जा रहा था। इस बात से अनजान के कोई और भी दूर से इनका पीछा करने में लगा हुआ है। वो रैश ड्राइव करते हुए वहां पहुंचे। इनसे कुछ दूरी पर जीसा भी अपनी गाड़ी में इनका पीछा कर रही थी, क्योंकि वो सुन चुकी थी अर्श के मुंह से फातिमा का नाम। तजस्सुस के हाथों मजबूर होकर वो इनके पीछे आई थी। वो दूर से ही गाड़ी में बैठी इन्हें देखने लगी। गेट तो लॉक था। अर्श ने परेशानी से कहा, क्या पता किसी ने मजाक किया हो। सलार ने खुद को बहलाने की कोशिश की और साथ साथ वो आदम का नंबर डायल कर रहा था। जब वो कॉल रिसीव कर लेगी, सलार इसको सारी सिचुएशन बताता एक बड़ा सा पत्थर उठाकर लाक तोड़ने लगा था। हाथ इसका बुरी तरह से कपकपा रहा था। जिसा परेशानी से सारा मंजर देखने लगी। लाक तोड़ने के बाद दोनों अंदर चले गए। इसके बाद एक गाड़ी वहां आकर रुकी। इसमें से एक लड़का निकला और टूटा हुआ ताला उठाकर गाड़ी में रखा। एन इसी वक्त 5 मिनट बाद अरमान न्याज़ी गेट से बाहर निकल कर आया और दोनों गाड़ी में बैठकर चले गए। जीना ने इसका चेहरा देखा था, लेकिन वो अरमान न्याज़ी को जानती नहीं थी। वो परेशानी से गाड़ी से निकली और आहिस्ता कदम उठाती अंदर चली गई। सलार और अर्श ने जैसे ही अंदर कदम रखा, इनका दिल जोर से धड़का था। बहुत कुछ बिखरा पड़ा था अंदर। दरवाजे के पास एक दुपट्टा पड़ा हुआ था। वो दोनों तेज कदम उठाते अंदर पहुंचे थे। लाउंज में फातिमा की लाश को देखकर सलार के कदम लड़खड़ा गए थे। कदम आगे बढ़ने से इनकारी ही थे। दोनों ने अपनी नसों का जाविया बदल लिया। आंखें शिद्दत गम से सुर्ख हो रही थी। अर्श ने इसे हमेशा अपनी बहन समझा था। वो इससे भी आगे से भाइयों जितनी ही इज्जत देती थी। सलार उठा, अपनी शर्ट उतारकर इसके पास जाकर डाल दी। इन्हें नहीं पता था इस मासूम के साथ ये सब किसने किया है। इसकी हालत ठीक कर सब बयान कर रही थी। अर्श भागते हुए बाहर गया और दुपट्टा लाकर इस पर उड़ा दिया। इसकी शक्ल देखकर पहचानना मुश्किल हो गया था। फातिमा उठो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ, उठो, देखो, मजाक मत करो। सलार अपने आंसुओं को जब्त करता इसके गाल थपथपाने लगा। एक आंसू निकलकर फातिमा के चेहरे पर गिर गया था। सलार
इसकी सांस नहीं चल रही। अर्श इसकी नाक से हाथ हटाता लड़खड़ाते लहजे में बोला था। रिजा ने दूर से सलार के बाजू में इससे देखा था। फातिमा का चेहरा वो देख नहीं पाई थी। इसे कुछ अनहोनी का शिद्दत से एहसास हुआ था। इससे पहले वो अंदर जाते किसी ने इसके कंधे पर हाथ रखा था। वो जैसे ही घबरा कर मुड़ी, सामने आदम खानजादा को देखकर इसे 440 वाट का झटका लगा था। आदम खानजादा ने इसे गुस्से से घूर कर देखा। तुम यहाँ क्या कर रही हो? इसने गुस्से से पूछा था और अपने साथ आई लेडी एहलकार को अंदर जाने का इशारा किया था। वो भाई मैं वो इससे कोई बात नहीं बनी तो सूरत हाल से बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। शटअप, चुपचाप जाकर बैठो। अर्श तुम्हें घर छोड़कर आएगा, बाकी बातें मैं तुमसे बाद में पूछूंगा। इसने सख्ती से एक तरफ इशारा किया और खुद अंदर की तरफ बढ़ गया। जिसा लड़खड़ाते कदमों से एक तरफ बैठ गई। लेडी कांस्टेबल फातिमा की बॉडी को अच्छे से कवर कर चुकी थी। सलार और अर्श गम से चूर होकर एक तरफ खड़े हो गए थे। इन्होंने किसी चीज़ को हाथ न लगाया था। आदम के कहने पर अर्श जिसा को लेकर घर आ गया था। आदम ने शहजाद शाह को इन्फॉर्म कर दिया था। वो अपनी बीवी के साथ आ चुके थे। तमाम सूरत हाल देखकर वो सकते में जा चुके थे। मिसेस शहजाद तो अपनी बेटी की लाश देखकर बेहोश हो चुकी थी। शहजाद साहब अपनी बेटी की लाश को सीने से लगाए थाड़ी मार मार कर रो रहे थे। किसी के पास भी तसल्ली के अल्फाज नहीं थे। तमाम एविडेंस जमा कर लिए गए हैं। सलार का मोबाइल, फातिमा का फ़ोन भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया था। सर, इसमें मौजूद मैसेजेस के हिसाब से तो ऐसा लग रहा है सलार ने इनको यहाँ बुलाया था। अल्ताफ़ ने मैसेज खोल कर आदम को दिखाए। एक पल को वो भी घबरा गया था। शहजाद साहब उठे और सलार के मुंह पर पेतर पे कहीं थप्पड़ मारने लगे। क्यों किया तुमने मेरी बेटी के साथ? तुम्हारी इज्जत करती थी, तुम्हें सबसे अच्छा दोस्त मानती थी और तुमने ही इसकी इज्जत को रोन दिया। शहजाद साहब शिद्दत गम से चीखने लगे थे। सलार परेशान सा इन्हें देखने लगा। ये किस तरह का इल्ज़ाम लगाया गया था इस पर? इसे तो कभी भी इसे हाथ वाला मजाक भी नहीं किया था। वो खुद बहनों का भाई था। कैसे वो फातिमा के साथ, अपनी दोस्त के साथ इस तरह घटिया काम कर सकता था? आदम ने इसको रोका। देखिए सर, आपको गलतफहमी हुई है। सलार कभी भी इस तरह का कोई फेल नहीं कर सकता। आदम ने इनको समझाने की कोशिश की, मगर इनकी हालत इस कदर काबिल रहम थी कि मज़ीद इनसे कुछ कह ना सका। फातिमा की बॉडी को एम्बुलेंस में ले जाया गया। मिसेस शहजाद की हालत बहुत ज़्यादा नासाज थी। इन्हें भी हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया था। शहजाद साहब भी इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उठें और अस्पताल जाएं। जवान औलाद इस तरह बेरहमाना कत्ल बर्दाश्त इनके बस की बात ना थी। अल्ताफ़ सलार खानज़ादा को अरेस्ट करें। जितने भी सबूत हैं वो सब इनके खिलाफ हैं। शहजाद साहब की तरफ से FIR दर्ज करवा दी गई थी। इसके बाद तमाम इन्वेस्टिगेशन शफाफ तरीके से करें। सलार ने बेशकीनी से आदम खानज़ादा की तरफ देखा, जिसने इसके देखने पर नज़रों का ज़ाविया बदल लिया था। अर्श आकर शहजाद साहब को अपने साथ अस्पताल लेकर गया था। रात शाह हाउस और खानज़ादा हाउस पर बिजली बनकर गिरी थी, मगर खानज़ादा मेंशन की औरतों को इस बात से बेखबर रखा गया था। एक जीजा ही थी जो इससे कदर डर गई थी कि इसको बुखार चढ़ गया था। अर्श ने एक बेटे की तरह शहजाद साहब के साथ सारे इंतजाम संभाले थे। वो फातिमा को दिल से बहन मानता था और शहजाद साहब इनको बहुत ज़्यादा पसंद करते थे। शहजाद साहब के कहने पर लोगों को यह बताया गया कि फातिमा के एक्सीडेंट की वजह से इंतकाल हो गया है और कुछ इसका चेहरा इस तरह ज़ख्मी हुआ कि लोगों को इसकी बात पर यकीन भी आ गया था कि फातिमा की तदफीन तक अर्श इनके साथ ही रहा था। हर आंख अश्क बार थी। जवान मौत पर वो सबके दिलों पर राज करने वाली लड़की थी। हंसमुख मिलनसार, जो इससे मिलता इसका गर्विदा हो जाता था। अम्मा जान और मिसेस शहजाद निढाल से बैठी हुई थी। आज इस हादसे को 3 दिन गुजर चुके थे। मेहमान सारे इनको दिलासा देके जा चुके थे। इन्होंने अपनी जवान बेटी को खो दिया था। सब्र कैसे आता? बेगम साहिबा ब्लाज बाबा का फ़ोन है, कब से फ़ोन कर रहे हैं? इनकी पुरानी मुलाजमा ने फ़ोन मिसेस शहजाद के हवाले किया था। वो फ़ोन उठाकर कान से लगा के, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, कैसी हैं आप फ़ोन क्यों नहीं उठा रही? 3 दिन से घर में कोई भी फ़ोन नहीं उठा रहा। फातिमा का नंबर भी बंद है। सब ठीक तो है ना? बाबा भी ठीक हैं? बाबा भी ठीक से बात नहीं कर रहे। इसने की सांस में सब कुछ पूछ लिया था। जवाब देने के बजाय मिसेस शहजाद फुट फुट कर रोने लगी थी। मामा क्या हुआ है, बताएं मुझे, सब ठीक तो है ना? बिलाशा बेचारा परेशान हो गया था इनके रोने पर। इससे पहले कि वो जवाब देती, शहजाद साहब ने इनसे फ़ोन लेकर अपने कान से लगाया और वहाँ से थोड़ी दूरी पर चले गए। हाँ बिलाज, कैसे हो? मैं सन। शहजाद साहब ने खुद को नॉर्मल करके पूछा था। बाबा मामा क्यों रो रही हैं, सब ठीक तो है ना? आप लोग मुझसे कुछ छुपा तो नहीं रहे? इसने धड़कते दिल से पूछा। सब ठीक है, डोंट वरी। 2 दिन से बुखार है तो हर बात पर रोने लगती हैं। तो तुम जानते ही हो अपनी माँ की आदत को, वो बच्ची बन जाती हैं बीमारी में। इन्होंने इसे मुतमईन करना चाहा। अच्छा, फातिमा का नंबर क्यों बंद जा रहा है? मेरी बात करवाएं इससे। इसे कुछ दिनों से फातिमा बहुत ज़्यादा याद आ रही थी। फातिमा तो यूनिवर्सिटी फ्रेंड्स के साथ अंदरूनी सिंध गई है ट्रिप पर। वहाँ नेटवर्क प्रॉब्लम बहुत
है, इसलिए नंबर बंद है, तुम्हें बताया नहीं। इसने जाने से पहले इन्होंने अपने लहजे को नॉर्मल करने की कोशिश की, लेकिन आंसू थे कि रुकने का नाम ना ले रहे थे। अच्छा, मुझे तो नहीं बताया इसने। चलिए, मॉम का ख्याल रखिएगा, अम्मा जान से कहिएगा कि मैं शाम में कॉल करूँगा, अभी मेरा पेपर स्टार्ट होने वाला है। बाय, वो कहकर फ़ोन बंद करके चला गया। शहजाद साहब थके कदमों से चलकर अम्मा जान तक आए और इनकी गोद में सर रख कर लेट गए। शहजाद बेटा, हमने ब्लाज को ना बताकर इसके हक तलफी की है, वो कभी माफ़ नहीं करेगा। फातिमा में इसकी जान अटकी थी, वो कभी माफ़ नहीं करेगा हम लोगों को। अम्मा जान इनके बालों में हाथ फेरते हुए बोली थी। आंसू इनकी आंखों से भी रवां थे। अम्मा, मैं थक गया हूँ, मैं बेटी को खो चुका हूँ, बेटे को नहीं खोना जानता हूँ। वो पाकिस्तान आया तो किसी को भी नहीं छोड़ेगा, वो बहुत ज़्यादा जज्बाती है और इसके सालों की मेहनत भी ज़ाया हो जानी थी। अगर इसे फातिमा का पता चलता तो वहाँ सब कुछ छोड़कर पाकिस्तान आ जाता। 3 दिन बाद इसके पेपर्स ख़त्म हो जाएंगे तो मैं इसे सब बता दूंगा। वो बेबसी से बोले थे, मैं असरार से मिलना चाहती हूँ। मिसेस शहजाद जो वहीं बैठी हुई थी संजीदगी से बोली, नहीं, आपको इससे मिलने की ज़रूरत नहीं है। आज मैंने इसके खिलाफ FIR दर्ज करवाने जा रहा हूँ। शहजाद साहब ने संजीदगी से उठते हुए कहा, नहीं, मुझे इससे मिलना है, आप मुझे साथ लेकर जाएंगे। मैं इससे पूछना चाहती हूँ, इसने मेरी बेटी के साथ ऐसा क्यों किया। मिसेस शहजाद गम और गुस्से से चीख पड़ी थी। अम्मा जान ने दुख से अपनी बहू को देखा था। शहजाद साहब ने भी मजीद इनको रोकना मुनासिब ना समझा। अम्मा जान को अपना ख्याल रखने का कहकर वो मिसेस शहजाद को साथ लेकर निकले थे। इसे 3 दिन हो गए थे जहाँ वो अंधेरे में बैठा हुआ था। अर्श ने बहुत चाहा कि वो वहाँ न रहे, मगर आदम और इसका कहना था कि वो बेकसूर साबित होकर ही जाएगा। अभी वो घुटनों में सर दिए बैठा था कि किसी के कदमों की आवाज़ पर इसने सर उठाकर देखा। सामने फातिमा की अम्मी इनको देखकर वो उठ खड़ा हुआ था। वो बहुत बार मिस्टर एंड मिसेस शहजाद से मिल चुका था। हमेशा तैयार रहने वाली औरत बेटी को खोकर बीमार हो गई थी। मलगजे से सूट में वो कहीं से भी वो औरत नहीं लग रही थी जिससे वो मिला था। इसका दिल कट के रह गया था। क्या हुआ सलार, तुमने क्यों किया सलार, तुमने ऐसा? वो जब बोली तो कुछ ना था। इनके लहजे में मान टूटने का गम, बेटी खोने का गम। सलार ने तड़प कर इनका हाथ थाम लिया। प्लीज़ ऐसा मत कहें आंटी, मैं कभी इसको तकलीफ देने के बारे में सोच भी नहीं सकता। मैं कैसे? जब तुमने ऐसा सोच भी नहीं सकते थे तो इतनी बेरहमी से मेरी बच्ची को क्यों मारा, क्यों इसको दागदार किया? क्या कसूर था इसका? सिर्फ इतना कि वो तुमसे मोहब्बत कर बैठी थी। क्यों किया तुमने? वो गम और गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगी थी, मगर वो इनकी बात पर पत्थर का हो गया था। ये इनकी शाख्स था जो उन्होंने किया था। क्या क्यों किया तुमने? क्यों? वो गम और गुस्से से इसके चेहरे पर थप्पड़ बरसाने लगी, मगर वो इनकी बात पर पत्थर का हो गया था। ये इनकी शाख था जो उन्होंने किया था। आंटी, आप क्या कह रही हैं? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। सलार परेशानी से इनका हाथ थाम कर बोला, मगर मिसेस शहजाद ने इसके हाथ दूर झटके थे। तुमसे मोहब्बत करती थी वो, मेरी बेटी पर हर वक्त तुम्हारा मेरी बेटी की ज़ुबान पर हर वक्त तुम्हारा ही जिक्र रहता था। और तुमने क्या किया? इस लड़की को इतनी बेरहमी से मार दिया। क्यों? आखिर क्यों? क्या कसूर था इसका? मिसेस शहजाद अपने बाल जकड़े कोई पागल ही तो लग रही थी जो अपनी बेटी की मौत का गम भूल ना पा रही थी। इनकी चीख सुनकर शहजाद शाह और आदम खान ज़्यादा अंदर आके थे। वो थाम कर अपनी बीवी को बाहर ले गए। आदम भी सलार को इशारा करता बाहर निकल गया था। वो भी मुर्दा कदमों से इनके पीछे आदम के ऑफिस में आया था। अल्ताफ पहले वहाँ मौजूद लैपटॉप लिए बैठा हुआ था। आप लोग बैठे, मुझे सबसे पहले आप लोगों को कुछ दिखाना है, इसके बाद जो भी आपका फैसला होगा मुझे मंजूर होगा। आदम ने संजीदगी से शहजाद शाह से कहा। तो उन्होंने एक नज़र सलार को देखकर इस बात में सर हिलाया। ना जाने क्यों इनका दिल नहीं मान रहा था कि सलार ऐसा कुछ कर सकता है। इन्हें लोगों की पहचान थी, मगर जिस तरह के सबूत थे वो इनसे भी इनकारी नहीं थे और अपनी बेटी के मुजरिम को वो किसी भी सूरत माफ़ नहीं करना चाहते थे। पहले आप लोग ये वीडियो देखें। इसने लैपटॉप इनकी तरफ घुमाया जिसमें सलार शॉपिंग मॉल में शॉपिंग कर रहा था। ये वीडियो थी शाम 5 बजे की, यानी 28 मार्च शाम 5 बजे की, और 28 मार्च रात 12:01 बजे के टाइम फातिमा का कत्ल हुआ था। शहजाद शाह ने ना समझी से आदम खान ज़ादा को देखा तो इसने एक वीडियो और चलाई जिसमें ऊपर टाइम 7:40 का था। ये एक रेस्टोरेंट की वीडियो थी जिसमें सलार डिनर करते हुए मोबाइल यूज़ कर रहा था। तकरीबन आधे घंटे बाद वो रेस्टोरेंट से निकलकर अपना सामान उठाए गाड़ी की तरफ बढ़ने लगा कि एक औरत काले बाई में इससे टकराई और औरत के हाथ में मौजूद सामान और सलार का सामान, इसके हाथ में मौजूद मोबाइल भी वहीं गिर गया था। वो औरत चोरी करती अपना सामान की आड़ में सलार का फ़ोन उठाकर वहाँ से चली गई, जो सलार महसूस न कर सका था, और वो भी अपना सामान उठाकर वहाँ से अपनी गाड़ी में बैठता चला गया। कैमरे में चलती रिकॉर्डिंग मिस्टर एंड मिसेस शहजाद शाह
हैरान परेशान से देख रहे थे, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि सलार का मोबाइल वही औरत उठाकर लेकर गई थी रेस्टोरेंट के बाहर। लेकिन कैमरे में सब कुछ रिकॉर्ड हुआ था। सलार ने दूसरी रिकॉर्डिंग चलाई जो फरीहा के फ्लैट की बिल्डिंग के बाहर की थी, जहां आदम का भी फ्लैट था, जिसमें सलार 9 बजे शॉपिंग बैग लेकर अंदर आया और 10:15 पर वहां से खाली हाथ निकल कर बाहर आया था, फिर अपनी गाड़ी में बैठता चला गया। एक और रिकॉर्डिंग थी जो खानजादा मेंशन के बाहर की थी, जिसमें साफ नजर आ रहा था कि वो 10:30 पर मेंशन में दाखिल हुआ और 12:45 पर अर्श की गाड़ी से घर से निकली, जिसमें इसके साथ सलार बैठा नजर आ रहा था। आदम खानजादा ने लैपटॉप बंद करके साइड पर रखा और शहजाद शाह की तरफ देखने लगा, जो खुद भी इसकी तरफ देख रहे थे। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा, शहजाद शाह ने बेबसी से कहा। आंखें जब से लाल थी। डॉक्टर के पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के मुताबिक आपकी बेटी की डेथ 12:29 पर हुई और इस वक्त सलार खानजादा अपने घर पे सो रहा था और अर्श खानजादा ने जाकर इनको नींद से उठाया था जिस वक्त फातिमा की डेथ हुई। इस दौरान सलार खानजादा अपने घर में थे, जिसका सबूत ये रिकॉर्डिंग और इस घर की कुछ रिकॉर्डिंग है। अगर आप चाहें तो आपको घर के अंदर की रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी। और जिस वक्त फातिमा शाह का इंतकाल हुआ, इसके 13 मिनट बाद सलार खानजादा आपको अर्श के साथ खानजादा मेंशन से निकलता हुआ नजर आ रहा है। वो 13 मिनट में कोई बंदा कैसे वहां वापस आ सकता है? और सलार के नंबर से जो मैसेज आया है वो 12:35 पर आया है अर्श के नंबर पर, और इस वक्त सलार की लोकेशन इसी फार्म हाउस की है। फिर वो कैसे 7 मिनट में खानजादा मेंशन वापस आ सकता है, जबकि 20 मिनट से 22 मिनट का रास्ता है? और रही बात जो एक सबूत से सलार खानजादा के खिलाफ है, इसका फ़ोन जो फुटेज में देखा जा सकता है कि किसी ने धोखे से चुराया है। और दूसरी बात, वो फार्म हाउस जिस इंसान का है वो पिछले 2 महीनों से पाकिस्तान आया ही नहीं। इससे बातें करने पर इसने लाइल्मी का इजहार कर दिया। इसको नहीं पता किसने इसका फार्म हाउस बिना इसकी इजाज़त के इस्तेमाल किया है। और सबसे मेन पॉइंट, फातिमा की बॉडी से मिला सैंपल सेलर से मैच नहीं कर रहा। आदम खानजादा ने अपनी बात कह के एक नज़र सलार और फातिमा के वालिदैन पर डाली थी। इसका मतलब सलार बेकसूर है। यह आवाज़ मिसेस शहजाद की थी जो नाम आंखों से सलार को देख रही थी। तो फिर किसने किया मेरी बेटी के साथ ये जुल्म? कौन इतनी नफरत करता था मेरी बच्ची से कि शहजाद शाह के लहजे में गम हलकोरे ले रहा था? सलार का फ़ोन चुराना और फातिमा को सलार के नंबर से मैसेज करके बुलाना, बाद में अर्श को मदद के लिए सलार बन के मैसेज करना, इन सब का मतलब एक ही है। जो भी है वो इन तीनों को जानता है और तीनों के माबैन रिश्ते को भी बहुत अच्छे से जानता है। इसका ताल्लुक शायद हमारी यूनिवर्सिटी से है। ये कहने वाला सलार था सर। इसका मतलब जिस लड़की ने सलार सर का फ़ोन उठाया है इनके यूनिवर्सिटी की कोई लड़की होगी। वो कोई लड़की नहीं लड़का है। अल्ताफ़ की बात पर आदम खानजादा ने संजीदगी से जवाब दिया। ये सब हैरानगी से इसकी तरफ देखने लगे। इसने दोबारा रिकॉर्डिंग चलाकर उनके सामने रखी, जिसमें इसे अबाई वाले के हाथ साफ नजर आ रहे थे। इसके हाथ देखकर सभी समझ गए थे कि वो कोई लड़की नहीं लड़का है। मिस्टर शाह, सारे सबूत आपके सामने हैं। सलार खानजादा की बेगुनाही भी आपके सामने है। मैं कल ही इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करता हूँ इनकी यूनिवर्सिटी से। आपको यकीन दिलाता हूँ आपकी बेटी के मुजरिम को कैफरे करदार तक पहुँचा कर रहूँगा। आदम खानजादा ने इनके हाथ पर हाथ रखा था। मुझे माफ़ कर दो बेटा, मेरी वजह से आपको इतनी प्रॉब्लम हुई। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। बाकी रही इन्वेस्टिगेशन की बात, तो मैं कोई केस नहीं करना चाहता। इससे बस मेरी बेटी की इज्जत ही उछलेगी। मैं अपना फैसला अल्लाह पर छोड़ता हूँ, वो बेहतरीन फैसला करने वाला है। शहजाद शाह संजीदगी से कहकर सलार को सीने से लगा गए। मगर मिस्टर शाह, इस तरह इन मुजरिमों को और शय मिलेगी। आदम ने इनको समझाने की कोशिश की। अल्लाह बेहतर फैसला करने वाला है। बस मैं कोई केस नहीं करना चाहता। थैंक यू सो मच, आपने बिना रिश्तेदारी दिखाए मेरा साथ दिया। जिंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। वो मिसेज शहजाद को इशारा करके बाहर निकल गई, क्योंकि इनसे अब अपने आंसू रोकना मुश्किल हो रहा था। बेटा मुझे माफ़। मिसेज शहजाद इससे पहले हाथ जोड़ती सलार ने इनके हाथ थाम लिए। प्लीज़ आंटी, ऐसा मत कहिए। मैं वादा करता हूँ आपसे फातिमा के कातिल को मैं चैन से जीने नहीं दूंगा, और मेरे लिए बहुत ख़ास थी वो, इसका बदला मैं ज़रूर लूँगा। सलार ने नम लहजे में बोलते इन्हें भी रोने पर मजबूर कर दिया। वो रोते हुए इसको दुआ देती वहाँ से निकल गई। इनके जाते ही सलार आदम के सीने से लग गया।